नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था और विपक्ष के वार की। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती ही जा रही है। सरेआम मारपीट और बेटियों से रेप और गैंगरेप के मामलों पर खुद राज्यपाल ने सरकार को समीक्षा के लिए बुलाया, मगर सरकार राज्यपाल के पास गई नहीं। हां, सीएम आवास पर जरूर समीक्षा बैठक बुला ली गई। वैसे हालात इतने गंभीर हैं कि अकेले बलरामपुर में ही पिछले 15 दिनों में 5 रेप की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार सफाई दे रही कि सब ठीक ठाक है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे रेप और मारपीट की खबरों के बाद कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। हालत यह हो गई है कि लगातार बेटियों के साथ हो रहे रेप के मामलों के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल को समीक्षा के लिए बुलाया, मगर सरकार का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास गया ही नहीं। हाँ, सीएम आवास पर ही फौरन समीक्षा बैठक बुला ली गई। सीएम ने कैबिनेट के साथियों और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उधर विपक्ष चौपट हो रहे लॉ एंड ऑर्डर के बाद से सरकार पर हमलावर है तो सरकार की सफाई है, प्रदेश में सब ठीक ठाक है। 12 साल, 14 साल, 15 साल की बेटियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं और उन दुष्कर्म के बाद भी सरकार और सरकार की पुलिस, उसकी व्यवस्था, यानी थानेदार की भूमिका ऐसी रह गई है कि 10,000 रुपया लेकर कितने जिरंद अपराध के अपराधी को छोड़ दिया जाता है, बचा दिया जाता है। ये केवल कयास है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं संजीदे हैं। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और जहां तक सवाल है महामहिम जी का, वो अगर जानना चाहती हैं तो वो जानकारी ले सकती हैं और मैं समझता हूं हमें जानकारी देने में कोई एतराज नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, महिलाओं से जुड़े अपराधों पर गंभीरता दिखाई जाए और शिकायत दर्ज करने में कोताही बरतने वाले और जांच में आनाकानी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। तो साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पण अभियान भी चलाने के आदेश दिए गए। अब सवाल ये है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है? सवाल ये है कि बेटियां प्रदेश में क्यों महफूज नहीं हैं? और सवाल ये है, क्या ऐसे हालातों के बाद भी सरकार को लगता है कि सब ठीक ठाक है? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 12 अक्टूबर की घटना भी अगर आप जोड़ लें तो बलरामपुर में पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर हुई ये 5वीं रेप की घटना है और ये सिर्फ एक जिले की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। इसके अलावा रायपुर में बीच चौराहे पर व्यापारी की पिटाई हो, ये मामला भी सुर्खियों में रहा है। तो कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी। सुशील जी, छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक जिला बलरामपुर, अगर आप कहेंगे तारीखें भी मैं आपको बता दूंगा, पिछले 15 दिन में 5 रेप की घटनाएं सामने आती हैं और एक घटना तो ऐसी जिसमें टीआई पर ही सवाल उठे। ऐसे में कैसे आपको सरकार को लगता है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए आसिफ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ एक दुखद घटनाएं कुछ दिनों में हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नागरिकों को भयमुक्त जीवन जीने के लिए वातावरण देना सरकार का पहला दायित्व है और सरकार प्रतिबद्ध है, इस दिशा में काम कर रही है। और पुलिस को यह बताया गया है, पुलिस को यह ताकीद किया गया है कि जयस्तंभ चौक जैसी घटनाएं या फिर बलरामपुर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आसिफ जी, मैं कुछ एक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इन आंकड़ों को प्रस्तुत करके यह नहीं बताना चाहता कि जो घटनाएं हुई हैं वो गंभीर नहीं, उनकी गंभीरता पर मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूं। लेकिन एनसीआरबी ने
पिछले ही दिनों कुछ आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े एनसीआरबी मतलब केंद्र की एक एजेंसी है जिसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किया है। इन आंकड़ों में जो 5 साल का तुलनात्मक छत्तीसगढ़ का अपराध का विश्लेषण दिया गया है उसके हिसाब से आसिफ जी 2019-20 में हत्या के मुकदमे में 67% की कमी आई है छत्तीसगढ़ के अंदर में। महिलाओं के साथ अत्याचार के मुकदमे में 58% की कमी आई है। असंगठित अपराधों में 63.23% की कमी आई है। लूट और छीना झपटी जैसे अपराधों में 72% की कमी आई है। नक्सल जैसी घटना जिसके लिए कि छत्तीसगढ़ न सिर्फ बदनाम रहा है, कुख्यात रहा है, आसिफ जी एनसीआरबी की वेबसाइट बोलती है अभी इसी समय चेक की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल जैसी घटनाओं में भी 47.26% की कमी आई है। तो मैं इस चीज को आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं की कमी आई है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं कुछ दिनों में हुई है मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अपराधियों पे पुलिस का खौफ होना चाहिए। जयस्तंभ चौक जैसी जगह में किसी को हत्या की जाती है, निसंदेह ऐसी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं स्वीकार है और पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आसिफ जी, जहां तक आज डॉक्टर रमन सिंह जी बयान दे रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड खराब हो गया है, तो मैं 2 मिनट, चूंकि अभी रमन सिंह जी 1.5-2 साल पहले हटे हैं, तो मैं वहां भी बता देना चाहता हूं कि ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें कि हर दिन 3 रेप की घटनाएं होती थी। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां हर तीसरे दिन एक सामूहिक बलात्कार की घटना होती थी। ये वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जहां महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार की घटना होती थी और 1 हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां झलियामारी में 6 से 14 साल नहीं, इस पर सुशील जी मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या आंकड़ों के जरिए जो आप बता रहे हैं, ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े, सुशील जी मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि ठीक है, आंकड़ों के जरिए जो आपने दिया है या आंकड़ों को जो हवाला आपने दिया है उसमें इस तरह की स्थितियां और उस पर मंत्री जी का ही एक बयान था, उस पर भी खूब विवाद हुआ था कि बलरामपुर जैसी छोटी घटना पर इतनी है तौबा है, हाथरस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, उस तरह के बयान। और अब सरकार का ये कहना सब कुछ ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक तो नहीं, आप ये कहिए कि हाँ स्थिति बिगड़ी हुई है, संभाल लेंगे हम। सुशील जी आवाज पहुंच रही है? देखिए आसिफ जी, देखिए आसिफ जी, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि आपराधिक गतिविधियां बढ़े और हमारी सरकार ने तो कार्रवाई की। आसिफ जी, इसी राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा है। क्या यह ड्रग माफिया छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से पैठ जमा चुका है और जिस प्रकार से इस पढ़ते दर पढ़ते खुल रही हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग इस अपराध में शामिल दिख रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या यह मात्र 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में ड्रग माफिया फैला हुआ था? ड्रग माफिया को होता यह था कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। देखिए आसिफ जी, अपराध कम हो सकते हैं, अपराध पूर्णतः 0 टॉलरेंस की स्थिति किसी भी देश के किसी भी राज्य में नहीं हो सकती, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना, अपराधियों के खिलाफ रात को बचाने के लिए रात को 3 बजे 100 को जला दिया जाना, मासूम बच्ची का 100 जला दिया जाना, अपराधियों को बचाने के लिए टीआई के ऊपर में दबाव देना। ठीक साहब, मेरा फोकस में छत्तीसगढ़ पर ही रहेगा। मैं सुशील जी लौट रहा हूं उस पर आपके पास, इससे पहले डिबेट हाथरस पर जाए और फिर पूरी डिबेट हाथरस पर चले जाए। सुशील जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। देवेश पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, संजय जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देवेश, राज्यपाल ने सरकार को बुलाया, तलब किया समीक्षा बैठक के लिए, समीक्षा के लिए, सरकार नहीं गई। उसमें एक दिलचस्प बात है कि गृह मंत्री ने वहां शायद ये कहा कि अभी वो क्वारंटीन में है तो नहीं आ पाएंगे, और जब यही बैठक मुख्यमंत्री के निवास पर होती है तो फिर गृह मंत्री वहां नजर आते हैं और वहां समीक्षा होती है। खैर, समीक्षा कहीं भी हो, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस समीक्षा से निकला क्या? सीएम ने कहा सख्त कार्रवाई करिए, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करिए जो कार्रवाई नहीं करते या जांच नहीं करते, तो ये तो सब पहले से था, इसमें नया क्या है? क्या नया किया सरकार ने अपराध कम होने के लिए? देखिए आज से बीते 4-5 दिनों में कई पुलिस वालों पर कार्रवाई हो चुकी है। बलरामपुर में 2 लोगों का सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कोंडा गांव की घटना में जिस पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने की बात कही गई थी उसके खिलाफ एक इंटरनल जांच बैठाई गई है, साथ में उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। तो कार्रवाइयों से लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी ऐसी अपेक्षा करना गलत है। हाँ, जनता के बीच संदेश देने के लिए कि जो अपराध को रोकने में नाकामयाब लोग हैं या अपराध के बाद जिनकी ओर से हीला हवाली हुई है, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, ये जताने के लिए, बताने के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जाए
अपराधियों को अपराध करने से पहले कैसे रोका जाए, पुलिस का खौफ और आम लोगों में पुलिस के लिए फ्रेंडली वातावरण कैसे तैयार हो, अब प्रयास उस दिशा में किया जाना चाहिए। बीते दिनों डीजीपी ने पूरे प्रदेश के सभी एसपी की बैठक लेकर यही बात कही थी। आज रायपुर के आईजी ने बैठक बुलाई है, उसमें तमाम जो सीएसपी आए थे उनको यही कहा गया है कि मर्ग कायम करने में बिल्कुल भी चूक ना करें, गश्त को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो महिलाओं संबंधित संवेदनशील अपराध हैं उनमें तत्काल संज्ञान लेकर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो इस तरह के निर्देश अब दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह के अपराध की घटनाएं बीते कुछ दिनों में देखने को मिली हैं, उनकी जघन्यता के अपराध पर आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह की चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं और इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए। समय से पहले, अपराध घटित होने के पहले इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। जैसे ही चाकूबाजी की घटना हुई उसके बाद पुलिस ने जितने भी रेहड़ी वाले हैं उन सबकी जांच करी, उन सबका आधार कार्ड जमा कराया, उन सबके पास कोई असलाह तो नहीं है। जैसे अचानक उसके पास से एक चाकू निकल आया था, इसके जरिए उसने व्यापारी की हत्या कर दी, तो अब उनकी जांच चल रही है। अगर रूटीन प्रोसेस में अगर इस तरह की चीजें हों, दिलचस्प बात यह है कि जयस्तंभ चौक में जहां पर वारदात हुई है वहां पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन वो कैमरे उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे खराब थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जहां पर लैक ऑफ नेग्लिजेंसी दिखाई दे, जहां पर जो व्यवस्था है उसमें चूक दिखाई दे रही है, इस तरह की चीजों को रोके जाने की और व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दरअसल हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग में व्यवस्थाएं तो बेहतर बनाई जाती है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जो है एक समय के बाद वो शिथिल पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए जब घटना होगी उसके बाद जांच होगी, होटलों की जांच होगी, रुकने वाले लोगों की जांच होगी, डकैती पड़ेगी तब होटलों की जांच की जाएगी, मर्डर होगा तब असलहों की जांच की जाएगी। ठीक, यानी जो कदम पहले, सभी एहतियाती कदम पहले उठाए जाने चाहिए, वो सब घटना घटने के बाद वो नजर आते हैं और फिर वहीं से एक नया अपराध हो जाता है और फिर उस अपराध के बाद फिर वो सब चीजें होती है जो पहले चीजें होनी चाहिए। लौट रहा हूं देवेश आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, एनसीआरबी के आंकड़े एक तरफ और दूसरी तरफ हालात जो दिख रहे हैं, देखिए आपकी सरकार में कुछ तो दिक्कतें रही होंगी तभी आप विपक्ष में, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं, ना इसमें कोई मना करने वाली बात है। समस्या यह है कि अगर अपराध हो रहे हैं तो उस पर फौरी कार्रवाई क्या होती है, पुलिस की जनता के प्रति संवेदनशीलता कैसी है, तब जबकि कोंडागांव से खबर आती है कि बजाय पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की पीड़ित के परिवार वालों को लॉकअप में बंद कर लिया गया। जी देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आपने कराई है और मैं तो आज आपके चैनल में यह भी कह रहा हूं कि ईश्वर को मैं अपील करता हूं या उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं ईश्वर से कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, ये लोगों को इस बात का तो एहसास हो कि ये वास्तव में 2 वर्षों से सरकार में हैं। क्योंकि 2 वर्षों से जब से मैं डिबेट में या परिचर्चा में शामिल होता हूं, ये पुरानी बातों को लेकर अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं। ये लगातार चल रहा है, अर्थात इनको इस बात का एहसास नहीं है कि आज ये सरकार पर बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है इन सब चीजों को ठीक करने की। और आपने जैसे कहा कुछ कमी होगी तो सरकार बदली होती है, बहुत सारे कारण उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 वर्ष जो है असफलता के 2 वर्ष, और जिस तरीके से आपने चिंता करके यहां पर एक डिबेट किया है, मैं फिर से रिपीट करूंगा तो 15 मिनट तो मेरे को घटना बताने में निकल जाएगा। बलरामपुर से बात करूंगा तो बगीचौर के कोंडागांव और भिलाई में ऑनर किलिंग से लेकर रायपुर के जयस्तंभ चौक जो कि हमारा हृदय स्थल है, यहां से लेके एक हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है बलरामपुर, वहां पर रेप की घटनाएं होती है, और दूसरा हमारा बस्तर है जो जहां पर कोंडागांव के 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 5-5 वहां पर गैंगरेप की घटनाएं यहां पर आ रही हैं। अर्थात सब कुछ ठीक नहीं है इस प्रदेश के अंदर में। और शासन, देखिए जब ये परिभाषा कर रहे हैं, सुशील जी कह रहे थे और आपने भी इस बात पर टिप्पणी की कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं, अर्थात आपने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि घटनाएं तो होंगी, हम कार्रवाइयां करेंगे। मतलब आप घटनाओं को रोकने की दिशा में, और देवेश जी भी ने कहा कि ये देर करते हैं, सब कुछ हो जाता है उसके बाद कार्रवाई करते हैं, उसके बाद आरोप पुरानी सरकार पर लगाते हैं। तो मुझे लगता है, और हमेशा से देश की आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार जब जिस प्रदेश में आई है, ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि अपराध गढ़ बन जाता, बलात्कार गढ़ बन जाता। और आज जी न्यूज में मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि आज ये जो छत्तीसगढ़ है वो अपराध गढ़ बन गया है, बलात्कार गढ़ बन गया है। इनको दुनिया की चीजें दिखती हैं, इनको राजनीति करने के लिए तमाम केंद्रीय विषय, ये 2 साल में केवल केंद्रीय विषय को लेकर मोदी जी को घेरो, लेकिन अपने गिरबान में, अपने क्षेत्र में इनकी कहीं कोई पकड़ नहीं है। और मैं स्पष्ट आरोप आज लगा रहा हूं, ये हमारे पुलिस प्रशासन की भी कमी नहीं है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का ऐसे असामाजिक तत्वों को है। असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। जयस्तंभ चौक जैसी जगह पर यदि चाकू की घटना हो जा रही है, और आप कमल शुक्ला की घटना को क्यों बोल रहे हैं? एक पत्रकार की पिटाई थाने के अंदर में, इसको कोई नकार नहीं सकता। थाने के अंदर में ठीक है, कहीं हो गई घटना समझ में आती है, लेकिन थाने के अंदर में एक पत्रकार की पिटाई हो जाती है और उसमें वो नेता कहलाता है कांग्रेस का नेता। एक अमृत
नहीं, इस पर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। जब संजय जी आप ये कहते हैं कि 2 साल की सरकार मान नहीं रही कि ये सरकार में आ गई, और जब भी देखो पिछली सरकार को कोसती है, तो कांग्रेस इसके जवाब में हमेशा ये कहती है कि 2 साल में ठीक है हम नहीं मान रहे कि हम सरकार में आए, लेकिन 6 साल से मोदी सरकार नहीं मान रही कि वो सरकार में आए। जब देखो नेहरू को कोसते रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अब जब आप कांग्रेस के नेता का नाम लेके घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त यही संजय जी आप भी थे और बीजेपी भी थी, जब ड्रग मामले में बीजेपी के नेता का नाम आया तो उस वक्त कहा गया था कि अपराधी अपराधी है, वो ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज भी मेरा कथन है जी न्यूज में आपके सामने, जो अपराधी है हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं। लेकिन देखिए तुलना करना पड़ेगा, इतनी संख्या, बड़ी संख्या में, और ड्रग्स वाले मामले में ये आपको अंधेरे में रख रहे हैं। ये कांग्रेस के एनएसयूआई की पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी कौन है? वो कांग्रेस के नेता हैं। जिस अमृत का नाम ले रहा हूं अपनी भतीजी को लेकर या अपने परिवार के सदस्य को लेकर, दूसरे के नाम से, पड़ोसी के नाम से रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन उस बच्ची की हृदयशीलता में जानना चाहूंगा, उसने बताया कि नहीं ये है, ये कृत्य इसमें शामिल है। और आपने मोदी जी की सरकार की बात करी, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। ये मोदी सरकार की लोकप्रियता के खिलाफ में तमाम प्रकार की चीजें करते हैं। हमने तमाम प्रकार के पुराने मुद्दों को जब ठीक किया तो ये विरोध में जाकर उस तरह की बातें करते हैं। आज मुझे बताइए, हाथरस की घटना बिल्कुल उठाइए, कहीं आपत्ति नहीं है, गलत है, ये हुआ है, लेकिन उसका एंगल बदल चुका है, उसके पीछे कौन लोग हैं ये भी बहुत जल्दी सामने मैं वही कह रहा हूं कि उस पर अगर मैं जाऊंगा हाथरस पर, तो फिर छत्तीसगढ़ का मुद्दा हमारा कहीं डिरेल ना हो जाए। मैं लौटता हूं संजय जी आपके पास। इस पर मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी, और मेरा आपसे एक सवाल। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े, वो जाहिर बात है साल दर साल आएंगे, जिसने बेहतर काम किया है वो दिखेंगे चीजें, लेकिन उसमें पेच तो ये भी होता है कि जब आंकड़े कम आते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि दरअसल जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आंकड़े कहां से आएंगे। सरकार जब भी मामले बढ़ते हैं, सरकार से पूछे तो सरकार कहती है कि हमारे यहां खुले तौर पर मामले दर्ज होते हैं, इसीलिए आपको मामले कुछ बढ़े हुए दिख रहे हैं। उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह कि आज जो समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक में सिवाय एक समर्पण अभियान के नई चीज के अलावा मुझे बताइए आपने कौन सा नया निर्देश दिया है या कौन सा नया आदेश दिया पुलिस अधिकारियों को? सब वही चीजें हैं पुरानी, कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखिए, गंभीरता रखिए। एक बस बुजुर्गों के लिए समर्पण अभियान, एक नई चीज निकल कर आई है। आसिफ जी, ये पुरानी चीजें नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया है, पत्र लिखा है कि जो न सिर्फ महिलाओं के प्रति हम अपराध के प्रति गंभीरता दिखाने जा रहे हैं, इसके अलावा महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध हो चुके हैं, ऐसे अपराधों पे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जल्दी सजा मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार प्रयास करने जा रही है। और सरकार ने हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके पत्र भी लिखा है। जहां तक अपराध की सवाल है, तो हमारी सरकार अपराध पे जीरो टॉलरेंस की दिशा में काम कर रही है। यह सख्त हिदायत दिया गया है पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो घटनाएं, भले ही एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अपराध में कमी हुई है, लेकिन जो घटनाएं दिख रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं भी अस्वीकार है, अक्षम्य है। सरकार ने इस दिशा में स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए हैं और आप देखेंगे इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। जहां तक ये बात कर रहे थे कि पिछले भाई तुलना तो होगी, यदि तुलना एनसीआर भी तुलना कर रहा है, आपका गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय इन आंकड़ों की समीक्षात्मक तुलना करके अपने वेबसाइट में जारी कर रहा है। इसमें हमारी क्या गलती है? अब आपको ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष एक ड्रग माफिया के रूप में पकड़ाता है, भारतीय जनता पार्टी का जिले का पदाधिकारी एक ड्रग माफिया रूप में पकड़ाता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री ड्रग माफिया के रूप में पकड़ाता है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? कहीं ना कहीं आपने उसको पिछले 15 साल में संरक्षण दिया था, और जब बात उठेगी तो बात दूर तक जाएगी। जो आपने किया था वो सारी चीजें खुलेंगी। आसिफ जी, सुशील जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुशील जी लौट रहा हूं जी। संजय जी बोलिए। देखिए आसिफ जी, मुद्दों की बात कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। मुझे ये बताइए, जो आपने थोड़ा सा अंश को छुआ है, देवेश तिवारी जी से पूछा है, आज यदि कानून व्यवस्था को लेकर यदि राज्यपाल जी ने बैठक यदि 5 तारीख को बोलती है, 7 तारीख को बैठक गृह मंत्रालय के द्वारा तय होता है और 14 तारीख को बैठक तय हो जाती है, ये सरकार उस बैठक में जाने से डरती है। और ये कहा जाता है कि माननीय गृह मंत्री जो है वो क्वारंटाइन है, लेकिन 1 घंटे बाद यदि मुख्यमंत्री जी की बैठक होती है उसमें वो क्वारंटाइन नहीं रहते, वो वहां चले जाते हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार डरी हुई है अपनी कमियों को छिपाने के लिए। राज्यपाल का एक संवैधानिक जो दायित्व होता है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की सरकार के जो मुखिया होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, और यदि उनकी प्रशासनिक जो उनकी जो भी नाम से ही, उनके नाम से ही सभी चीजों को संचालित किया जाता है, ये सब जानते हैं।
लेकिन जिस तरीके से किया गया, और ऊपर से करेला ऊपर से नींद चढ़ा कि उनके सचिव और जो उप सचिव हैं उनको तत्काल वहां से तबादला कर दिया जाता है, जो कि एक कैडर पोस्ट है। वहां पे ऑलरेडी जो पदस्थ लोग हैं उनको अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है। इस बात को सिद्ध करता है। ये उम्मीद करेंगे हम संजय जी कि छत्तीसगढ़ में देखिए राज्यपाल जी भी बहुत एक्टिव हैं और कई मौकों पर उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय भी किए हैं और चेताया भी है सरकार को, वो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। हाल के दिनों में हमने देखा है देश में कुछ प्रदेशों में सरकार बनाम राज्यपाल की जो जंग छिड़ी हुई है, उस तरह की कुछ स्थितियां ना बने और सब मिलकर इस गंभीर स्थिति पर काबू पाएं, वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका संजय जी, सुशील जी, और इसके साथ साथ देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े कम है, लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके यहां अगर 8 रेप होते थे तो हम इस बात पर संतोष कर ले कि हमारे यहाँ 6 रेप होते हैं? ऐसा नहीं है। अगर ये 6 रेप 1 या 2 रेप या बिल्कुल ना अगर हो, इसी पर समेट दिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तुलनात्मक तौर पर अगर आंकड़ों का हवाला दिया जाता है तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।